चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जो जेईई के एग्जाम्स हो गए हैं 22, 23 और 24 को। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया उनको तो जैसा भी होना था भगवान की दुआ से उनका पेपर हो चुका, लेकिन जिनके पेपर अभी 25, 26, 27 3 दिनों के गैप के बाद होने वाले हैं, 28, 29 इन दिनों में, तो जिनके एग्जाम जेईई के लास्ट के फेजेस में हैं उनको क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए, इन 3 दिनों में किन टॉपिक पे ज़्यादा हमें फोर्स करना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसी मेंटेलिटी रखें कि जिससे आने वाले अपने जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो मैंने यहां पर 4 कैटेगरीज बनाई हैं। एक तो इनऑर्गेनिक की, एक तो वो इनऑर्गेनिक जो हमारे सिलेबस में पहले से ही थे और उनको पढ़ना कैसे है, और एक वो जिनको उन्होंने एडिट कर दिया भैया कि पी ब्लॉक में ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है। तो जो लास्ट के फेजेस में एग्जाम हो चुके हैं अपने 22 को, 23 को, 24 को, इन पेपर्स में देख करके कैसा लग रहा है कि आखिर क्या क्या टॉपिक्स हमारे आने वाले दिनों के लिए अच्छे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा। देखिए फिर पहले तो ये आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि जो इनऑर्गेनिक के डी एंड एफ ब्लॉक हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस चीजें एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं चाहिए, 1% नहीं चाहिए डी एंड एफ ब्लॉक में। दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि स्टार्टिंग के पेपर्स हमेशा ही आसान होते हैं, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो पेपर्स में थोड़ा ट्विस्ट होने लगता है। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं अपने पास, इसको भैया एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनके जो लास्ट में कॉम्प्लेक्सेस के कलर वलर हैं, एनआई के प्रेजेंस में कैसे कलर चेंज होते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा डेटा दिया है। Ni2+ के पहले कलर क्या थे, बाद में क्या हो गए, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग, ऐसे तो आपको ये चैप्टर्स पहले से ही आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। डी एंड एफ ब्लॉक में जो वो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट और ये सब डेटा दिया गया है ना, किसके लेटिस क्या होते हैं, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग की मैं बात कर रहा हूं, इन सब की। और जो क्लास 11th के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, तो ये तो अभी भी आपको बिल्कुल, आप अगर केवल नोट्स अपने पढ़ लें पीरियोडिक टेबल के जो आपने लोकस एकेडमी में पढ़ते समय बनाए थे, या फिर आप एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल हो गया और केमिकल बॉन्डिंग हो गए। ये चैप्टर्स जो पहले से ही कंफर्म थे कि इन्हीं में से ही टॉपिक्स आने वाले हैं, तो वो आ भी रहे हैं। ये चैप्टर्स आपके अच्छे होने चाहिए आने वाले दिनों के लिए भी। कुछ ऑड क्वेश्चंस में मैं अगर बोलूं तो केमिकल बॉन्डिंग में जो एनसीईआरटी में हमारे पास डाइपोल मोमेंट का डेटा लिखा है, डाइपोल मोमेंट, किसके डाइपोल मोमेंट्स क्या हैं, इसको लास्ट टाइमिंग में जब आपका 27th चल रहा होगा जनवरी का, उस दिन आप पढ़िएगा इनको, इनके एनसीईआरटी के डाइपोल मोमेंट के डेटा, क्योंकि मैंने देखे 1-2 पेपर में उन्होंने कुछ ऐसे रट्टाफिकेशन डाल दिए हैं। तो आप इनऑर्गेनिक के इन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। सारी एनसीईआरटी की रीडिंग, जो चैप्टर्स आपको लगते हैं कि बहुत बेहतरीन है, उनकी जरूर रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि उनके अगर एनसीईआरटी के टॉपिक के क्वेश्चंस आ गए और अगर आपको याद नहीं रहेंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि ये टॉपिक तो अपने अच्छे थे और फिर भी हम वहां से क्वेश्चंस नहीं निकाल पाए। अब रही बात सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस ये भी पहले से ही सिलेबस में हमारे डाले हुए थे कि इनको हमें पढ़ना ही है। तो सॉल्ट एनालिसिस जो आपके नोट्स हैं अच्छे से उनको कवर कर लीजिए। नोट्स केवल इनके पढ़िए, इनके नोट्स अच्छे से कर लें। जो इनकी प्रैक्टिस शीट्स आपको मिली हैं उनके आंसर्स देख देख करके वो टॉपिक्स वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है, तो हमारे काम बन जाएंगे। तो ये तो 5 चैप्टर हो गए इनऑर्गेनिक के जो आपको अच्छे से ध्यान देकर रखने। फिर आते हैं पी ब्लॉक में 22, 23, 24, ये 3 दिनों में जो पेपर्स आए हैं उसमें पी ब्लॉक के ये तो पक्का हो गए कि उनको रिएक्शन से मतलब नहीं है। इतनी सारी पी ब्लॉक में रिएक्शंस हैं, लेकिन वो वही रिएक्शंस पूछ रहे हैं जो सॉल्ट एनालिसिस में हमने पहले से पढ़ रखी हैं। तो फिर पी ब्लॉक में आपको क्या करना है, केवल और केवल जो उनके एलिमेंट्स हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे थे, उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, जो एनसीईआरटी में इनकी टेबल बनी है एलिमेंट्स के ऊपर, और उनका जो थोड़ा सा थ्योरी वाला पॉइंट है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आया कि ऑक्सीजन और सल्फर में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों। एक ऐसा क्वेश्चन आया ऑक्सीजन और ओजोन में थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आखिर ओजोन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा क्यों है। तो सिंपल सा उसका लॉजिक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, ऑक्सीजन में डबल हो जाते हैं, ओजोन में 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज वाले डेटा है ना, जो बिना किसी रिएक्शंस के हैं, जस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उनसे बने हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उसकी रीडिंग आप एनसीईआरटी से कर लीजिए, ठीक है, एलिमेंट्स की, क्योंकि पी ब्लॉक के और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछी जा रही, बस उनके जो एलिमेंट्स हैं अपने पास, उनका जो एनसीईआरटी में टेबल है ना, वो जरूर अच्छे से देख लीजिए पी ब्लॉक के लिए। और ये हो गए अपने इनऑर्गेनिक के टोटल 6 चैप्टर्स। और लास्ट टाइमिंग में इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनके टॉपिक्स हम जो पहले पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो अभी अगर आप पढ़ेंगे तो ये तुम्हें याद रहेगा बढ़िया से।
फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो नेम्ड रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, नेम्ड रिएक्शंस, क्योंकि अगर आपको ये पहले से ही याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो रिएक्शंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं अपने 11-12 के टॉपिक्स में वो अच्छे से पढ़ के रखिए। और क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स याद हो, जैसे मेसिटाइल ऑक्साइड हो गया, एसीटोफिनोन हो गए, बेंजोफिनोन हो गया अपने पास, या फिर जो हेलोएल्केन हेलोएरिन वाले चैप्टर्स में है अपने पास इथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर आप याद रखें, मैं तो बोलूंगा आप एनसीईआरटी की अच्छी रीडिंग करके रखें, तब भी आपका अच्छा भला हो जाएगा। और आपको बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितनी रिएक्शंस हैं वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है अपने पास, इसका क्या करना है? क्लास 12 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं क्लास 12 में? एक तो है अपने पास क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक में सॉल्यूशन हो गया, जहां से धकाधक क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग हर पेपर में। केमिकल काइनेटिक्स हो गए अपने पास, जहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गए। तो 12 के तो जो अपने पास टॉपिक्स है ना, वो तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। 12 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो बहुत बढ़िया हो अपने पास, 12 की जो फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद जो अपने टॉपिक्स हैं क्लास 11th के, थर्मोडायनेमिक्स हो गया अपने पास, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गए, मेनली आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक। जो इक्विलिब्रियम में केमिकल वाला टॉपिक है वो आप इतना जानते हैं कि अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम से टॉपिक्स आप बढ़िया से कर लीजिए। और इसमें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक है ना, वो जेई वालों को बहुत सालों से बहुत प्यारा लगता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के जो लास्ट में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो बढ़िया से करके रखिए। थर्मोडायनेमिक्स हो गए, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक हो गया अपने पास। और अपने पास हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनके जो बोहर्स मॉडल्स के फॉर्मूले होते हैं ना, रेडियाई बताइए, आयनाइजेशन इंथैल्पीज, एक्साइटेशन इंथैल्पीज, कितनी एनर्जी लगेगी कहां पर, वो जो डेटा बोहर्स मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, और क्वांटम नंबर्स, ये टॉपिक आप फिजिकल के अच्छे से कर लेंगे। 3 यहाँ के जो 12 के टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको नॉर्मली याद रखने वाली चीजें रिवाइज करनी होती हैं। जो प्रोसेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कर लेते हैं। याद करने वाली चीजें जैसे बैटरीज क्या क्या थी, एग्जांपल्स क्या क्या थे किस बैटरी के लिए, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी में जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या हुआ, मरकरी सेल क्या हो गए अपने पास, लेकलैंड सेल। तो ये जो याद करने वाले डेटा है ना, जो थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लें तो आप जल्दी रिवीजन कर पाएंगे और टू द पॉइंट आपको याद भी हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको अच्छे से सीख के रखना है, और उनकी जो थ्योरीज हैं वो पढ़ के रखिए। और केमिकल काइनेटिक्स में बोलें तो जो प्रोसेस वाले क्वेश्चन होंगे वो आप कर लेंगे। मेनली आपको जो कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक्स है ना केमिकल काइनेटिक्स में, वो आप अच्छे से करके रखिए। और जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके के टॉपिक्स वो बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक बार बता देता हूं, जो पीरियोडिक टेबल का है ना, पीरियोडिक टेबल के तो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आने चाहिए। जितने एक्सेप्शनल केसेस बताए थे ना, वो भी वो एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का जो एक्सेप्शनल केस में बताता था कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम्स हैं, वो आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में ही पीरियोडिक टेबल की आपको बताया जाता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज में ही कि चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, वो थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ये हो गया टॉपिक जो आपको आने वाले जेई के एग्जाम्स 28 और 29 जनवरी को जो आप जेई का पेपर देंगे उसमें आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके क्या एक्सपेक्टेड स्कोर हैं, कैसा पेपर हुआ, और जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए वहां से क्वेश्चंस आ रहे कि नहीं आ रहे आप बताइए। और जो अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो लोकस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। 11th में जो आने वाले नए बच्चे हैं, नए सेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं अप्रैल से, उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं इधर बता देता हूँ, 7355 499328। देखो ये विजिबल है, 7355499328। इस पे आप कांटेक्ट करिए। आने वाले जेई के सेशंस के लिए, आने वाले नीट के सेशंस के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और 100% डेडिकेटेड एडवांस के टॉपिक्स सीखना चाहते हैं अपनी केमिस्ट्री में, तो ज्वाइन कर सकते हैं लोकस एकेडमी। मैं गौरव तिवारी इस वीडियो में इतने रखता हूँ, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। टाटा बाय बाय।